तारीख थी 28 अगस्त 2003, एरिस पेंसिल्वेनिया। लंच टाइम चल रहा था, दोपहर के 1:30 बजे हुए थे। तभी वहां पर एक पिज्जा शॉप होती है, मामा मियाज पिज्जा। वहां पर एक फोन कॉल आती है। फोन को टोनी नाम का एक बंदा उठाता है जो कि वहां पर ऑर्डर लेने का काम करता था। टोनी फोन पर बात करता है, आगे से एक भारी सी आवाज में एक आदमी 2 पिज्जा का ऑर्डर देता है। टोनी लिख लेता है, लेकिन जब एड्रेस लिखने की बारी आती है तो टोनी को समझ में नहीं आता कि यह आदमी बोल क्या रहा है। टोनी एक बार फिर से पूछता है, उससे कुछ पता नहीं चलता। 1-2 बार पूछने के बाद टोनी फोन को साथ में खड़े ब्रायन विल्स को देता है, जो कि इस पिज्जा शॉप का डिलीवरी मैन था। ब्रायन विल्स फोन को कान पर लगाता है और एक पेपर पर एड्रेस लिखना शुरू कर देता है। वो लिखता है 8631 पीच स्ट्रीट। अब यहाँ पर ब्रायन विल्स की शिफ्ट ओवर हो चुकी थी। अब उसके घर जाने का समय था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर खड़ा हुआ था। यहाँ पर टोनी कहता है कि जो दूसरा डिलीवरी मैन है वो अभी तक आया नहीं, क्या तुम इस पिज्जा को डिलीवर कराओगे? ब्रायन की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो चला जाता है। वो उन पिज्जा को अपनी गाड़ी में रखता है और बाद में वो निकल पड़ता है 8631 पीच स्ट्रीट की ओर। दूसरी ओर शहर काफी शांत था। पेंसिल्वेनिया का यह शहर दोपहर के समय लोगों से भरा हुआ था। दोपहर के 2:28 पर पीएनसी बैंक पेंसिल्वेनिया में एक आदमी अंदर आता है। इसने व्हाइट कलर की एक प्लेन टी शर्ट पहनी हुई थी। इसकी टी शर्ट के ऊपर एक गेस लिखा हुआ था, जो कि किसी ने हाथ से लिखा हुआ था। एक और अजीब चीज जो इस आदमी की लग रही थी वो ये थी कि इसका गला बहुत ज्यादा मोटा था। ऐसा लग रहा था कि इसने अंदर से गले के आसपास कुछ लपेटा हुआ है और यहाँ इसके गले को कुछ हुआ है। एक और अजीब चीज इस आदमी की ये थी कि इसके हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई थी। एक अजीब सी चीज इसने पकड़ी हुई थी। ये अंदर किसी से बात नहीं करता, सभी इसे नोटिस तो कर रहे थे, लेकिन ये सीधा जाकर मैनेजर को एक पेपर देता है। उसके ऊपर लिखा था कि $2.5 लाख अपने बैग में डालकर मुझे दे दो। अब ये देखकर मैनेजर पहले तो शॉक होता है और सिक्योरिटी को बुलाने की कोशिश करने वाला था, लेकिन तभी ये आदमी अपने मुंह से कुछ बोलना शुरू करता है। ये कहता है कि देखो, मेरे गले के आसपास एक बॉम्ब है और ये जो हाथ में तुम छड़ी समझ रहे हो ये एक गन है। अगर तुम लोग यहाँ पर खून खराबा नहीं चाहते तो फटाफट जो मैं कहता हूँ वो करते जाओ और $2.5 लाख अपने बैग में डालकर मुझे दे दो। अगर ये बॉम्ब फटा तो हम सब मारे जाएंगे। और वो अपनी टी शर्ट को भी नीचे कर दिखाता है कि ये देखो बॉम्ब, ये है टाइमर। अब यहाँ पर बैंक वालों की अप्रोच थी कि जो भी लोग यहाँ पर हैं उन्हें बचाया जाए और अपने आप को भी बचाया जाए। इसलिए मैनेजर खुद दौड़कर नीचे लॉकर में जाता है और वो वापस दौड़कर ऊपर आता है और कहता है कि हमारे लॉकर की चाबी किसी दूसरे ब्रांच में किसी बड़े ऑफिसर के पास है। हम लॉकर को नहीं खोल सकते। मुझे 1 घंटे का टाइम चाहिए $2.5 लाख के लिए। वो आदमी कहता है कि मेरे पास 1 घंटे का टाइम नहीं है, सिर्फ 15 मिनट है और जिसमें 3 मिनट अब खराब हो चुके हैं। ये बम किसी भी समय फट जाएगा। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं मुझे दे दो। वो मैनेजर सभी पैसे इकट्ठे करता है और इस आदमी को $8,702 एक बैग में डालकर दे देता है। यहाँ पर बैंक के अंदर सभी लोग तो डरे हुए थे, लेकिन वो एक चीज को नोटिस करते हैं कि ये जो आदमी है ये काफी काम है, काफी शांत है, इसे किसी चीज का डर लग नहीं रहा था। इसके बाद में वो आदमी बैग लेता है और वहां से चला जाता है और इसी के पीछे वो मैनेजर और बैंक वाले फटाफट पुलिस को फोन कर देते हैं। जब पुलिस को पता चलता है कि ऐसा सब कुछ हो गया है तो पुलिस सबसे पहले बैंक की पार्किंग से उस आदमी की गाड़ी का नंबर लेती है। उसके बाद में उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अब पुलिस को उस आदमी की खबर मिली थी 2:35 के आसपास और पुलिस वाले उस आदमी को 2:50 पर मैकडी के सामने से पकड़ लेते हैं। वो आदमी ड्राइव थ्रू के आगे रुका हुआ था। अब पुलिस उसे सबसे पहले पकड़ती है, उसकी गाड़ी को साइड कर देती है और उसे गन पॉइंट पर आगे आगे करती जाती है। अब पुलिस को पता था कि इसके पास बम है, हालांकि वो श्योर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो गन पॉइंट पर उसे खाली जगह पर ले जाते हैं। एक पार्किंग थी, वहां पर उसे ले जाते हैं। अब यहाँ पर पीछे से एक पुलिस वाला आता है और उसके दोनों हाथों को पीछे हथकड़ी से बांध देता है और उसे गन पॉइंट पर नीचे बिठा दिया जाता है। Minutes later, the suspect is arrested and handcuffed. Instead, what happens next leaves a police force
and an entire town scratching their heads in utter disbelief. अब यहाँ पर वो आदमी पुलिस को बताता है कि तुम लोग जो कुछ भी समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गले के आसपास एक बॉम्ब है, वो किसी भी समय फट जाएगा। अब पुलिस वालों को उसके गले के आसपास एक चीज तो दिख रही थी, हथकड़ी टाइप, लेकिन उन्हें बॉम्ब वो लग नहीं रहा था। लेकिन फिर भी पुलिस बॉम्ब स्क्वाड को वहां पर बुला लेती है। अब पुलिस ने वो एरिया लगभग खाली करवा लिया था। अब यहाँ पर मीडिया को भी इस खबर के बारे में पता चल चुका था, तो मीडिया भी वहां पर पहुंच जाती है। अब ये सब कुछ लाइव टीवी पर चल रहा था। पेंसिल्वेनिया शहर के लोग हैरान थे, लेकिन फिर भी लाइव टीवी पर हर कोई लगभग इसे देख रहा था। और एक लाइव टीवी चल रहा था मामा मियाज पिज्जा पर। वहां पर टोनी भी इस चीज को देख लेता है और ये देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस आदमी को पुलिस ने नीचे बिठाया हुआ था और जो आदमी पीएनसी बैंक को लूटने के लिए गया था, वो कोई और नहीं बल्कि ब्रायन विल्स था, जो कि अभी कुछ 1-1.5 घंटे पहले ही 2 पिज्जा के ऑर्डर की डिलीवरी देने गया था। अब वो वहां से यहां कैसे पहुंचा, ये बात टोनी को समझ नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर वो पुलिस को कहता है कि मैं पिज्जा डिलीवर करने गया था, वहां पर मुझे 3 ब्लैक लोग यानी कि 3 काले लोगों ने पकड़ लिया और उन्होंने मेरे गर्दन के आसपास इस बम को लगा दिया। मैंने इसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ऐसे कभी नहीं खुलेगा, ये सिर्फ हम ही खोल सकते हैं। उसके बाद उन तीनों ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी और मुझे बताया कि तूने आगे क्या क्या करना है। अगर तुम ये सब कुछ कर गए तो उसका रिवॉर्ड तुम्हारी जान होगी। अब पुलिस को ब्रायन की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं हो रहा था। ब्रायन पुलिस को यह भी कहता है कि आप मेरी कार को चेक कीजिए, वहां पर आपको पेपर मिलेंगे, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, जो जो उन लोगों ने मुझे करने को कहा है उसके सारे पेपर्स वहां पर पड़े हुए हैं। लेकिन पुलिस उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। पुलिस वहां पर लोगों को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन तभी 3:18 पर उस आदमी के उस कॉलर से, जो कि उसके कॉलर पर एक डिवाइस बांधा हुआ था, उससे बीप बीप की आवाज आना शुरू हो गई थी। ये सुनते ही वो आदमी रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी एक बड़ा धमाका होता है। वो आदमी हवा में पीछे को उड़कर जाता है। वहां पर धुआं ही धुआं हो गया था। ये सब लाइव टीवी पर उस समय चल रहा था। ये सब कुछ होते ही करीब 1 मिनट के बाद बॉम्ब को डिफ्यूज करने वाली पूरी टीम आ जाती है, क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गई थी। इधर पुलिस गन पॉइंट पर धीरे धीरे उस आदमी के पास जाने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाले जब उस आदमी की बॉडी के पास जाते हैं और उसे देखते हैं तो उसकी बॉडी पर 5 इंच गहरा एक होल हो रखा था और वो आदमी एक बहुत गंदी मौत मरा था। लेकिन पुलिस को क्या पता था कि एक ऐसे केस की शुरुआत हो चुकी है जिसके जैसा ना पहले कोई केस आया और ना ही आने वाले समय में कभी आएगा। It was a bank heist in Erie, Pennsylvania that captured the attention of the nation. A pizza delivery man walked into a bank in broad daylight with a bomb strapped around his neck, or was he actually a victim of a bigger crime? अगर आप 1M शो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और यहाँ पर ब्रायन विल्स की कार को चेक किया जाता है। कार के अंदर एक शॉटगन मिलती है और साथ में इंस्ट्रक्शंस पेपर भी मिलते हैं, जिसमें बताया गया था कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब कब करना है। अब यहाँ पर पुलिस एक बात तो समझ जाती है कि वो जो कुछ भी बोल रहा था सच बोल रहा था। एक और बात, वो पुलिस को सच बोल रहा था, जिसके बारे में पुलिस को अभी पता चल जाएगा। इसके बाद पुलिस की एक टीम जाती है मामा मियाज पिज्जा शॉप पर उस ऑनर से बात करने के लिए। जब वो पुलिस से बात कर रहा था, वो पुलिस को बताता है कि ब्रायन विल्स बहुत ही शरीफ आदमी था, अपने काम से मतलब रखता था, लोगों की मदद करता था और वो 10 साल से यहाँ पर काम कर रहा था। पिछले 10 सालों में वो सिर्फ एक ही दिन लेट आया, जब उसकी बिल्ली मरी। वो 46 साल का तो हो चुका था, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो शादी करना नहीं चाहता था, उसने शादी करने की हर एक कोशिश करी, लेकिन कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी। वो घर में अकेला रहता था, साथ में उसकी 3 बिल्लियां रहती थी और मोहल्ले के और आस पड़ोस के लोग भी उसे काफी अच्छा इंसान समझते थे
ऑनर ये बताता है कि रोज की तरह एक नॉर्मल ऑर्डर था जिसे वो देने गया था, लेकिन उसके बाद वो बैंक में कैसे पहुंच गया ये कुछ नहीं उसे पता। इसके बाद पुलिस उस जगह का एड्रेस लेती है जहां पर लास्ट ऑर्डर वो देने के लिए गया था। यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि उसका लास्ट ऑर्डर किसी घर में या किसी और जगह पर नहीं था, वो एक ट्रांसमिशन टावर के पास में बुलाया गया था और उसे किसी पर्सनल नंबर से फोन नहीं किया गया था। उसे एक पे फोन, जिसे हम एसटीडी या फोन बूथ कहते हैं, उससे फोन किया गया था। इस तरह किसने ऑर्डर मंगवाया ये जानना बहुत मुश्किल था। इसके बाद पुलिस की एक टीम जाती भी है उस जगह पर। वो काफी सुनसान सा इलाका था और वहां पर मिट्टी की रोड भी थी और उस रोड पर पुलिस को टायर के निशान मिलते हैं। वो चेक करने पर ब्रायन विल्स के कार के साथ मैच कर जाते हैं, मतलब वो यहां तक तो पहुंचा ही था। दूसरी तरफ पुलिस की टीम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना शुरू कर देती है, जो इंस्ट्रक्शन ब्रायन विल्स की कार में से मिले थे। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बताते हैं। उसमें लिखा गया था कि सबसे पहले तुम्हें बैंक में जाना है और वहां पर $2.5 लाख मांगने हैं और उसे बैग में डालकर बैंक में से बाहर निकल आना है। उसके बाद उसे बैंक के पास में एक मैकडॉनल्ड है, वहां पर मैकडॉनल्ड की ड्राइव थ्रू के आगे जाकर एक फ्लावर का छोटा सा गार्डन उसे मिलने वाला था। वहां पर एक पत्थर पड़ा है और पत्थर के पास में एक छोटा सा कंटेनर है, उसके ऊपर ऑरेंज कलर की टेप लपेटी हुई है। उसके अंदर आगे की इंस्ट्रक्शंस उसे मिलनी थी। अब देखिए यहाँ पर ब्रायन विल्स बैंक को तो लूट लेता है, लेकिन बैंक को लूटकर जब वो मैकडी के पास जाता है तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब उसे आगे की इंस्ट्रक्शन, आगे क्या क्या करना था उसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब पुलिस की टीम जाती है मैकडॉनल्ड के पीछे उस अगले क्लू तक। वहां पर उन्हें पत्थर भी मिलता है और पत्थर के अंदर उन्हें एक टेप मिलती है और उस टेप को हटाकर उसके अंदर से वो एक पेज को निकालते हैं। उसके अंदर कुछ खास नहीं लिखा था, बस ये लिखा था कि अगली लोकेशन कहां पर है, तुम्हें इसके आगे कहां पर जाना है। पुलिस की एक टीम फटाफट वहां पर पहुंचती है। वहां पर सीधे रोड के साइड में जाकर थोड़ी सुनसान सी जगह थी, वहां पर जाना था। एक साइन बोर्ड था, उसके नीचे एक पत्थर था और पत्थर को ऑरेंज टेप से लपेटा गया था। उस टेप को निकालना था और उस टेप के अंदर ही आगे क्या करना है वो बताया गया था। मतलब एक पेज था उसके अंदर, उसमें लिखा गया था। अब पुलिस इस पेज को पढ़ती है। अब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो लोग कह रहे थे ब्रायन विल्स से कि अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो आगे हम जहां जहां कह रहे हैं वहां चलते जाओ और तुम्हें चाबी मिलती जाएगी और एक एक करके तुम अपने लॉक को खोलते जाना और एंड में तुम्हें 3 डिजिट का वो नंबर भी मिल जाएगा और रिवॉर्ड तुम्हारी जान होगी। इसके बाद पुलिस जाती है अगली बताएगी लोकेशन पर, लेकिन यहाँ पर अगली लोकेशन पर वो टेप तो थी, लेकिन उसमें से वो पेज, वो पेपर गायब था जिसमें आगे क्या करना है वो लिखा मिलने वाला था। मतलब उन लोगों को पता चल चुका था कि पुलिस के हाथों ब्रायन विल्स पकड़ा गया है, वो मारा गया है और अपने आप को बचाने के लिए उन लोगों ने उस पेज को वहां से हटा लिया। अब इसके आगे पुलिस अंधेरे में रह गई, उन्हें पता नहीं था कि अब आगे क्या करना है। दूसरी तरफ फोरेंसिक टीम का फोन आता है पुलिस को। वो बताते हैं कि एक गड़बड़ हो चुकी है। पुलिस पूछती है कि क्या गड़बड़ हो चुकी है। वो बताते हैं कि हमने हर एक कोशिश कर ली, इस आदमी के गले से ये बॉम्ब निकल नहीं रहा। पुलिस की टीम के सामने भी फोरेंसिक टीम और पोस्टमार्टम वाले पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बॉम्ब उसके गले से निकल नहीं रहा था। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही सल्यूशन था कि या तो उस बॉम्ब को काट दिया जाए या फिर उस गले को काट दिया जाए। और एंड में पुलिस ब्रायन विल्स के गले को काट कर उस बॉम्ब को निकालती है, क्योंकि आने वाली आगे की इन्वेस्टिगेशन में वो बॉम्ब बहुत ज़रूरी था। इसलिए गले को काट कर उस बॉम्ब को निकाला जाता है। अब आगे पुलिस मेन उस मास्टरमाइंड तक कैसे पहुंच सकती थी जिसने ये सब कुछ किया था। एक तो ये कि पुलिस उस एड्रेस वाली लोकेशन पर जाती जहां पर ऑर्डर किया गया था पिज्जा को, वहां पर पुलिस गई, कुछ हाथ नहीं लगा। दूसरा, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती पुलिस, लेकिन उसका भी कोई फायदा हुआ नहीं। अब पुलिस ने देखा कि ये जो बॉम्ब और ये शॉटगन थी ये घर में बनाई गई थी, इसमें लोहे की प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया था, ये किसी कंपनी की बनाई हुई नहीं थी। अब यहाँ पर बॉम्ब निकल जाता है ब्रायन विल्स के गले से। एक्सपर्ट उसे अच्छे से चेक करते हैं तो वो ये चीज पाते हैं कि इस बॉम्ब में 4 की होल है। 4 में से सिर्फ 2 ही की होल काम कर रहे हैं, बाकी 2 सिर्फ वैसे ही शो ऑफ के लिए लगाए गए हैं। और ये चीज नोट्स में भी लिखी गई थी
कि ये जो बॉम्ब है इसके अंदर 4 की होल तो जरूर है, लेकिन काम के सिर्फ 2 ही है, और इन की होल्स में कुछ डालकर इसे खोलने की कोशिश मत करना वरना तुम मारे जाओगे। और हुआ भी ऐसा कि 2 नकली की होल ही थे। अब यहाँ पर एक्सपर्ट की टीम उस शॉटगन को भी अच्छे से चेक करती है। वो ये चीज बताते हैं कि ये होममेड है, ये घर पर बनाई गई है, ये किसी कंपनी की नहीं है, लेकिन फिर भी इसे बनाने के लिए प्रोफेशनल तरीके की मशीनरी यूज की गई है। इसे बनाने वाला बंदा एक ऐसा आदमी होगा जो कि इन मशीनों का इस्तेमाल अकेले में भी कर सकता हो। वो बहुत ही एक्सपर्ट बंदा है कोई इन मशीनों में और चीजों को बनाने के मामले में। अब जिस लोहे का इस्तेमाल कर कर वो शॉटगन और इस बॉम्ब को बनाया गया था, पुलिस इस लोहे को रिसाइकल और कबाड़ी वालों को भी दिखाती है कि क्या ये आपसे लिया गया है, कौन लेकर गया, मतलब चीजों को जानने की कोशिश वो कर रही थी। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता था कि ये लोहा कहाँ से आया, और ये तो बस उनकी कोशिश थी। और जो इंस्ट्रक्शंस थे आपको बताया कि हैंड रिटन थे। अब उन इंस्ट्रक्शंस को भी पुलिस मीडिया में देती है और अखबार में छापने के लिए कहती है कि कोई बताए कि ये हैंड राइटिंग किसकी है, लेकिन उसका तो कुछ फायदा होना नहीं था। अब यहाँ पर कोई क्ल्यू नहीं, FBI भी अब कुछ कर नहीं पा रही थी, इसलिए पूछताछ शुरू होती है ब्रायन विल्स के दोस्तों से। अब यहाँ पर FBI ब्रायन विल्स के दोस्तों की लिस्ट बनाती है और आगे उनके कनेक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करती है कि इसके दोस्त किससे मिलते हैं और कहीं इसका कनेक्शन किसी गैंग के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना हो गया हो। लेकिन ये काम तो चलता रहता है। इसके बीच में वो बात करते हैं ब्रायन विल्स के साथ उसी मामा मियाज पिज्जा शॉप पर काम करने वाले रॉबर्ट पाइनेट्स के साथ। रॉबर्ट पाइनेट देखिए उसके साथ काम तो करता था, उसका अच्छा दोस्त भी था, लेकिन जब पुलिस उसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान बातचीत कर रही थी तो रॉबर्ट काफी ज्यादा घबरा रहा था, वो कांप रहा था। ये आम चीज होती है जब पुलिस बात करती है, लेकिन उसके बाद में पुलिस को उसके ऊपर शक होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो पुलिस की बातों का जवाब अच्छे से नहीं दे रहा था। वो बातचीत करता है पुलिस से 30 तारीख को। 31 तारीख की शाम को उसकी लाश मिल जाती है पुलिस को, और उसकी मौत का कारण था किसी नशे वाली चीज का ज्यादा ओवरडोज। अब यहाँ पर पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। उन्हें ये पता था कि ये शायद किसी बड़ी साजिश की ओर सारी चीजें इशारा कर रही हैं। इसके बाद पुलिस कोशिश तो बहुत करती है आगे के क्लूज को ड्रॉ करने की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। अब ये पूरा सीन हुआ था 28 अगस्त को, लेकिन अब फर्स्ट वीक सितंबर का भी गुजर चुका था। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता, पुलिस के हाथ खाली थे। अब इस केस को लेकर लोग बात तो कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी बात करना बंद कर देते हैं। अब ये केस थोड़ा सा ठंडा पड़ना शुरू हो गया था। मिड सितंबर आ जाता है। पुलिस को एक दिन एक फोन कॉल आता है, शाम का समय था। वो आदमी पुलिस को बताता है कि पीच स्ट्रीट 8645 में एक घर है। पुलिस कहती है हाँ ठीक है घर है। वो कहता है कि उस घर में एक गैराज है और उस गैराज में एक डीप फ्रीजर है और उस डीप फ्रीजर में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस उससे उसका नाम पूछती है और पूछती है कि ये डेड बॉडी किसकी है और तुम ये फोन क्यों कर रहे हो, क्या तुमने इसे मारा? तो वो कहता है कि नहीं आप वहां पर पहुंच जाए, आपको सब पता चल जाएगा। पुलिस की टीम फटाफट अब लाश का पता चला था तो वहां पर पहुंच जाती है। जब वो वहां पर जाती है उस घर का एड्रेस तो उनके पास था। उस घर के गैराज को चेक करती है, उसमें सच में एक डीप फ्रीजर था। डीप फ्रीजर को खोलती है तो सच में एक जमी हुई बर्फ में लाश पड़ी हुई थी। उस बॉडी को बाहर निकालती है। कई घंटे लग जाते हैं उस बॉडी को एक नॉर्मल स्टेट में आने के लिए क्योंकि उसके आसपास बर्फ जमी हुई थी। अब यहाँ पर पुलिस इस घर के ऑनर का पता लगाती है। इस घर के ऑनर का नाम था विलियम रॉस्टिन और जिस आदमी ने पुलिस को फोन किया था उसका नाम था विलियम रॉस्टिन, यानी कि जिस आदमी ने फोन किया था उसी का घर है और उसी के घर के गैराज के डीप फ्रीजर में डेड बॉडी मिली है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो कॉलर बॉम्ब का पूरा केस चल रहा था उसका इस कहानी के साथ क्या लेना देना, ये तो किसी और की लाश है, ये हम क्यों सुना रहे हैं? तो रुकिए जरा, सब्र करिए, आपको सब पता चल जाएगा। 2 मिनट की बात है। तो खैर इसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट तो कर लेती है और उससे पूछती है कि ये डेड बॉडी किसकी है और तूने इसे क्यों मारा? वो कहता है कि मैंने इसे नहीं मारा। अब पुलिस कहती है अच्छा तूने अगर नहीं मारा तो इसकी बॉडी तेरे गैराज में क्या कर रही है?
और तेरे गैराज में डीप फ्रीजर में कितने दिनों से ये पड़ी हुई है, ये हमें बताओ। तो वो कहता है कि ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है जेम्स रॉडन। इसकी एक गर्लफ्रेंड है या थी, मार्जोरी आर्मस्ट्रॉन्ग, और उसी ने इसे मारा है। पुलिस कहती है ओके, लेकिन ये तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? वो पुलिस को बताता है कि अगस्त 13 अगस्त को मार्जोरी और जेम्स दोनों मेरे घर आए थे। इन लोगों ने डिनर किया, लेकिन रात को इन दोनों की लड़ाई हो गई। मुझे लगा कि आम सी लड़ाई होगी। जेम्स ने भी दारू पी रखी थी, मार्जोरी ने भी। इसके बाद ने होता कुछ यूं है कि मार्जोरी सोने की एक्टिंग कर कर दूसरे रूम में चली जाती है और जेम्स दूसरे रूम में चला जाता है। लेकिन जब जेम्स सो जाता है, मार्जोरी शॉर्ट गन का इस्तेमाल कर कर जेम्स को सोते हुए ही मार देती है, और ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। तो पुलिस उससे पूछती है कि तूने उस समय हमें क्यों नहीं बताया? वो पुलिस को कहता है कि देखिए, जो मार्जोरी है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, और मेरी गर्लफ्रेंड वो करीब 10 से 12 साल से ज़्यादा रही। उसने मेरे से मदद मांगी और मैं इस चीज़ के लिए रिग्रेट करता हूँ कि मैंने इस काम में उसकी मदद की। जेम्स भी मेरा दोस्त है, या दोस्त था, लेकिन मैंने उसके साथ सही नहीं किया। मुझे उसी समय आपको बताना होगा, लेकिन इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे पछतावा हो रहा है, इस वजह से मैंने आपको फ़ोन किया। तो पुलिस कहती है ठीक है, मर्डर वेपन कहाँ पर है, वो बंदूक कहाँ पर है? वो कहता है कि वो तो मैंने जला दी। यहाँ पर पुलिस उससे बातचीत रोकती है और जाती है मार्जोरी आर्मस्ट्रॉन्ग को ढूंढने के लिए। उसे घर से उठाती है, पुलिस स्टेशन ले आती है। मार्जोरी आर्मस्ट्रॉन्ग से जब पुलिस पूछती है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को क्यों मारा, तो वो आगे से कहती है क्या मेरा बॉयफ्रेंड मर गया? मतलब वो ऐसा शो कर रही थी कि उसे पता नहीं कि जेम्स मर चुका है। लेकिन यहाँ पर ही मार्जोरी की कहानी थोड़ी सी फेक लगने लगी थी। देखिए, दो लोग रिलेशनशिप में है, कोई किसी की गर्लफ्रेंड है, कोई किसी का बॉयफ्रेंड है, और 6 हफ्ते से वो मरा पड़ा है। इसकी 6 हफ्ते से उससे बात नहीं हुई, और ये ऐसे एक्ट कर रही है कि इसे कुछ पता ना हो। यहाँ पर पुलिस को थोड़ी चीज़ें समझ आने लगी थी। देखिए, इस कहानी का कॉलर बॉम्ब के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। अब पुलिस मार्जोरी आर्मस्ट्रॉन्ग की हिस्ट्री को चेक करती है, तो पता चलता है कि वो कई लोगों के साथ रिलेशनशिप में रही है, और 5 ऐसे लड़के उसकी जिंदगी में आए जो कि उसकी लाइफ में आने के बाद अचानक से मर गए। एक लड़के के साथ उसने शादी की और उसे 6 गोलियां मार दी उसने, और बाद में पुलिस को बताया कि ये मुझे मारने वाला था, सेल्फ डिफेंस था। थोड़े से मेडिकल चेकअप भी हुए और पता चला कि मार्जोरी मेंटली थोड़ी सी इल है, थोड़ी सी ना दिमागी रूप से वो दुरुस्त नहीं है। एक दूसरा बॉयफ्रेंड था। मार्जोरी बोली कि मैं घर से बाहर गई थी और जब घर आई वो घर में मरा पड़ा था बेचारा। अब यहाँ पर साफ साफ समझ आता है कि क्या हुआ होगा उसके साथ, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस की वजह से मार्जोरी आर्मस्ट्रॉन्ग छूट गई। इसका एक और बॉयफ्रेंड था और इसने कहा कि वो डिनर करता करता गिर गया और उसके सर में चोट लग गई, लेकिन जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसके सर पर बार बार किसी चीज से मारा गया है। ये एक्सीडेंटल चोट नहीं है। केस चला उसके ऊपर, लेकिन एंड में वही कि वो दिमागी रूप से दुरुस्त नहीं है, तो उसे छोड़ दिया गया। इस तरीके से 5 लड़के मरे और ये 5वां था जेम्स रॉडन। अब दूसरी ओर पुलिस उस रोस्टिन से बात करती है, तो वो पुलिस को बताता है कि मैं बहुत निराश हो चुका हूं कि मैंने मार्जोरी की मदद की, है ना। मुझे तो उसी दिन आपको बता देना चाहिए था कि इसने मुझे ये सब करने के लिए कहा है, और मैं तो अपने आप को मारने के बारे में भी सोच रहा था। पुलिस रोस्टिन के घर में देखती है कि काफी मशीनें पड़ी हुई हैं और काफी ऐसा सामान पड़ा हुआ है जो कि चीजों को बनाने के लिए और चीजों को तोड़कर फिर से ठीक करने के काम आता था। रोस्टिन बड़ा ही एक्सपर्ट बंदा, बहुत कारीगर आदमी था। ये सब कुछ तो ठीक था, ये उसका काम था, वो मैकेनिक ही था और साथ में इंजीनियर भी था। अब यहाँ पर पुलिस उसके रूम में जाती है। उसके रूम में एक ड्रॉर था, उसके अंदर एक पेपर था, उसके ऊपर लिखा था दिस इज माई नोट, और जो पहली लाइन उसके ऊपर लिखी गई थी वो ये थी कि इट हैज नथिंग टू डू विद विल्स केस। विल्स कौन? वही ब्रायन विल्स, पिज्जा डिलीवरी वाला। अब यहाँ पर पुलिस का दिमाग घूम जाता है कि जिस केस को हम सॉल्व कर रहे थे ये तो किसी और ही केस को सॉल्व कर गया। और एक और चीज पुलिस को अजीब लगी कि उसके गार्डन में, देखिए आपने देखा होगा कि एक घर के बाहर आगे गार्डन होता है, एक पीछे छोटा सा एक जगह होती है जो थोड़ी कवर होती है। वहां पर भट्टी भी थी और वहां पर और भी चीजें थी मशीनें बनाने के लिए,
बड़ी बड़ी मशीनें भी थी, मतलब थोड़ी सी टेक्निकल, जो मतलब थोड़ी आप समझ सकते हैं ना कि वो ये कामों में एक्सपर्ट बंदा था। तो पुलिस कनेक्शन जोड़ लेती है दोनों चीजों का। और ऊपर से जब पुलिस ने पूछा कि मार्जरी ने जिस गन से जेम्स रोडन को मारा है, अपने बॉयफ्रेंड को, वो गन कहाँ है, तो उसने बताया कि मेरे घर में एक चूल्हा टाइप है जिससे औजारों को ऐसे शेप दी जाती है, उसमें मैंने उसे जला दिया, मतलब कि एविडेंस को मिटा दिया। उस समय वो मार्जरी का साथ दे रहा था। अब देखे, जेम्स रोडन का केस तो सिंपल था, या तो मार्जरी ने मारा या तो मारा रॉस्टिन ने। लेकिन जो बड़ा केस था, जो बैंक में रॉबरी होने वाली थी बहुत बड़ी, वो केस भी इससे सोल्व हो रहा था। पुलिस सबसे पहले FBI के द्वारा बनाई गई एक लिस्ट को चेक करती है। उसमें था कि जिस आदमी ने ये रॉबरी प्लान की गई होगी, एक तो वो ये कि वो मशीनों में बहुत एक्सपर्ट बंदा होगा, और दूसरा ये कि वो बहुत ज़्यादा निडर होगा और काफ़ी ज़्यादा क्रूल होगा। देखिए, जेम्स रोस्टिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट था इन चीज़ों में, जैसा कि मैंने आपको बताया कई बार, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, जैसे उसमें हिम्मत नहीं थी। अगर हिम्मत होती तो वो जेम्स रोडन की बॉडी को और दिन रख लेता, उसे दफना देता, कुछ भी कर देता, लेकिन पुलिस को तो नहीं बताता। तो इस तरीके से वो पूरी प्रोफाइल में आ नहीं रहा था। लेकिन दूसरी ओर एंट्री होती है हमारी मार्जरी आर्मस्ट्रॉन्ग की, और वो भी काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, काफ़ी इंटेलिजेंट थी, काफ़ी अमीर परिवार से थी। ये बात याद रखिए, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरी ओर ये कि वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाली लड़की थी, मतलब कि शायद इन दोनों ने मिलकर वो सब कुछ प्लान किया हो। इसके साथ जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे ब्रायन विल्स को, उसमें लिखा था वी अस, मतलब ये सारा काम एक आदमी का नहीं है, कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसी के साथ ब्रायन विल्स के केस की तार सीधी जुड़ती है रॉस्टिन के साथ। देखिए, ब्रायन विल्स का लास्ट ऑर्डर जहां पर था, उसके आसपास घर नहीं थे, उसके आसपास सिर्फ एक ही घर था, वो था 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर रॉस्टिन का। 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर विलियम रॉस्टिन का घर वहां पर था, और जिस पे फोन से फोन किया गया था वो आधा किलोमीटर दूर था रॉस्टिन के घर से। और ऊपर से वो जो नोट मिला था जिसके ऊपर लिखा था इट हैज नथिंग टू डू विद द केस ऑफ ब्रायन विल्स, तो ये तो डायरेक्टली है कि इसका कुछ ना कुछ उससे लेना देना तो जरूर था। ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन शुरू में जब ब्रायन विल्स से पुलिस ने पूछा था कि तुम्हें किसने पकड़ा, तो उसने बताया कि 3 काले लोग यानी कि 3 ब्लैक मैन थे जिन्होंने उसे पकड़ा। लेकिन अब यहाँ पर पुलिस के सामने जो एविडेंस निकलकर सामने आ रहे थे, 3 ब्लैक मैन वाली बात सही साबित नहीं हो रही थी। अब पुलिस यहाँ पर ब्रायन विल्स की सभी लिस्ट को चेक करती है कि वो किसे जानता था, किसे नहीं जानता था, लेकिन उसमें मार्जोरी आर्मस्ट्रॉन्ग, साथ में विलियम रॉस्टिन, इनका कोई भी कनेक्शन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, यानी कि उसके दोस्त के दोस्त भी दोस्त ये नहीं थे। तो आखिर इन दोनों का ब्रायन विल्स के साथ कनेक्शन कैसे बैठा? इसके बाद पुलिस जाती है मार्जरी के पास कॉलर बम वाले केस की पूछताछ करने के लिए। मार्जरी कहती है मैं इस केस के बारे में बात नहीं करना चाहती, मेरे पास कुछ है ही नहीं, लेकिन बाद में वो कह देती है कि हाँ, मैं इस केस के बारे में बात करूंगी सिर्फ एक ही शर्त पर, अगर तुम लोग मुझे हाई सिक्योरिटी वाली जेल से निकाल कर किसी नॉर्मल जेल में भेज दो। दरअसल जहां पर मार्जरी रहती थी वहां पर काफी कम लोग थे, यानी कि बहुत कम कैदी थे, और बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स थी वहां पर। उसे अकेला रखा जाता, हमेशा वो अपने सेल में बंद रहती। वो चाहती थी कि नॉर्मल जेल में जाऊं, आसपास थोड़ी बहुत बातचीत करना शुरू करूं, वो ये मांग रही थी। पुलिस वाले कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाएगा, लेकिन तुम ये बताओ कि विल्स वाले केस में क्या था पूरा मसला और तुम कितनी इन्वॉल्व थी। वो कहती है मुझे इस केस के बारे में नहीं पता, मैं सिर्फ एक ही बात कह देती हूँ कि ये सारा प्लान रॉस्टिन का है। रॉस्टिन इस पूरे केस का मास्टरमाइंड है। उसने ये भी बताया कि जिस दिन ये पूरी रोबरी हुई थी उस दिन वो विलियम रॉस्टिन के साथ, और साथ में एक और आदमी था, केनेथ बार्न्स। ये सभी लोग मिलकर उस पेफोन के पास बने शेल स्टेशन में गैस भरवाने के लिए गए थे। देखो, बाहर की गाड़ियों में गैस डलती है, इन्होंने $10 की वहां से गैस भरवाई। अब पुलिस के लिए ये जानकारी बहुत थी, मार्जरी ने ना चाहते हुए भी पुलिस को बहुत कुछ बता दिया। अब यहाँ पर पुलिस ने एक और नाम सुना था, वो था केनेथ बार्न्स। अब पुलिस ढूंढती है कि आखिर ये केनेथ बार्न्स है कौन। अब पुलिस को पता चलता है कि केनेथ बार्न्स रेडियो को रिपेयर करने वाला आदमी था। देखिए, रेडियो को रिपेयर वो करता था, ये काफी एक नॉर्मल सी जॉब है ना, लेकिन वो उसके साथ डीलर भी था। तो उस चक्कर में केनेथ बार्न्स पुलिस द्वारा पकड़ा गया और वो जेल में ऑलरेडी मौजूद था।
उससे बातचीत करने से पहले पुलिस जाती है विलियम रॉस्टिन से बात करने के लिए। उसने बताया कि उसे इस केस के बारे में कुछ नहीं पता। वो ये जानता था कि मार्जरी कुछ गलत करने वाली है और उसका उसमें साथ देने वाला है केनेथ बार्न्स। वो पुलिस को बताता है कि मार्जरी अपने पिता को मरवाना चाहती थी और वो भी केनेथ बार्न्स को पैसे देकर। मार्जरी अपने पिता को इस वजह से मरवाना चाहती थी क्योंकि उसके पिता बहुत अमीर थे। मतलब ये कारण नहीं था, वो बहुत अमीर थे और वो अपनी पूरी संपत्ति का जो उनके पास पैसा था उसे वो ऐसे ही लोगों में बांट रहे थे और उनकी डेथ के बाद वो सारा पैसा मार्जरी आर्मस्ट्रॉन्ग के पास आना था। अब मार्जरी ने कहा कि शुभ काम में देरी कैसी, इस वजह से उसने सोचा कि क्यों ना अपने पिता को मरवा ही दिया जाए। केनेथ बार्न्स कह रहा है कि मेरे को तो पैसे चाहिए, लेकिन मार्जरी के पास पैसे थे नहीं। इस वजह से उन दोनों ने एक हाइस्ट को प्लान किया और मेरा इसमें कोई लेना देना है ही नहीं। पुलिस कहती है ठीक है कोई बात नहीं। अब जाती है पुलिस आगे कौन था? आगे था केनेथ बार्न्स। केनेथ बार्न्स कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये सारा प्लान है मार्जरी का और साथ में विलियम रॉस्टिन का। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ इतना पता था कि मार्जरी कोई रॉबरी प्लान कर रही है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। और वो ये भी कहता है कि असली मास्टरमाइंड इस पूरी गेम का विलियम रॉस्टिन है। तो अब जरा हम समझते हैं कि वो जो 3 ब्लैकमैन थे जिसकी बात ब्रायन विल्स पुलिस से करता है कि मुझे उन्होंने पकड़ लिया, वो कौन थे? यहां पर आता है हमारा 4th सस्पेक्ट, वो है ब्रायन विल्स। यानी कि ब्रायन विल्स भी इस पूरी हाइस्ट में शामिल था, वो विक्टिम नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो उसने स्टोरी बताई थी कि मुझे 3 ब्लैक लोगों ने पकड़ लिया, उन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया था, उसका कोई भी एविडेंस प्रूफ पुलिस को मिला नहीं। उन्होंने बहुत छानने की कोशिश की, कुछ भी नहीं मिला। अब ये तो बात क्लियर थी कि मार्जरी, विलियम रॉस्टिन और साथ में केनेथ बार्न्स ने मिलकर ये पूरी हाइस्ट को प्लान किया। तो 3 ब्लैकमैन तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन अब बात आती है कि ब्रायन विल्स का इनके साथ संपर्क, कांटेक्ट कैसे हुआ। तो यहाँ पर आती है सामने जेसिका होपस्टिक। देखिए जेसिका होपस्टिक और ब्रायन विल्स के रिश्ते बहुत गहरे थे। हाँ, जो ब्रायन विल्स था उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसकी कोई वाइफ नहीं थी, वो 40 साल का हो चुका था। देखिए प्यार बहुत बड़ी चीज होती है। अब ब्रायन विल्स को जेसिका होपस्टिक के साथ हो गया और वो जेसिका होपस्टिक को पैसे देकर उसके साथ डेट पर जाता था। मतलब जेसिका होपस्टिक उसके साथ घूमने और बाकी चीजों के लिए पैसे लेती थी। तो इस तरह से ब्रायन विल्स को जेसिका के साथ बहुत प्यार था, लेकिन जेसिका को एक और चीज से प्यार था, वो है ड्रग। और उस एरिया में ड्रग्स बेचता था हमारा केनेथ बार्न्स। तो केनेथ बार्न्स ने जेसिका होपस्टिक को कहा कि देखो मुझे ना एक बलि का बकरा चाहिए, हमने एक पूरी हाइस्ट को प्लान किया है, तुम्हें उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तू बता दे कोई है तुम्हारे पास। वो कहती है अच्छा तो ये लीजिए ब्रायन विल्स। वो ब्रायन विल्स को रेफर कर देती है केनेथ बार्न्स को। देखो ब्रायन विल्स का क्या सीन था कि वो बहुत ना भोला आदमी था, उसे पता नहीं था क्या क्या माहौल है, क्या सीन है दुनिया का। वो काफी सीधा अपने काम पर ध्यान देने वाला व्यक्ति था। अब यहाँ पर बेचारे ब्रायन विल्स को केनेथ बार्न्स अपनी बातों में फंसा लेता है। अब ये पूरी बात जेसिका होपस्टिक ने कही है कि मैंने ब्रायन विल्स को आगे केनेथ बार्न्स से मिलवाया। अब यहाँ पर कनेक्शन बन चुका है। अब हम जानते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा। इसकी पूरी प्लानिंग की होगी मार्जरी ने और साथ में विलियम रॉस्टिन ने। फिर उन्होंने कहा कि देखो यार एक और बंदा चाहिए। फिर आता है केनेथ बार्न्स। वो कैसे आया? क्योंकि मार्जरी उससे अपने फादर को मरवाना चाहती थी, ठीक है। उसके बाद में वो प्लान बनाते हैं कि ऐसा प्लान है, कोई बंदा चाहिए अपने को। और फिर आता है सामने हमारा ब्रायन विल्स। अब ब्रायन विल्स को क्या बताया होगा? ब्रायन विल्स को बताया होगा कि तुम्हें पैसे मिलेंगे। देखिए ब्रायन विल्स को उस समय पैसों की जरूरत थी क्योंकि वो जेसिका होपस्टिक के साथ शादी करना चाहता था। तो इस तरीके से ब्रायन विल्स भी राजी हो गया। वो सीधा व्यक्ति था। खैर उन्होंने यहाँ पर पूरी चीजें तो बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि ये पूरा मिशन ब्रायन विल्स की जिंदगी का फर्स्ट और लास्ट मिशन होगा। ब्रायन विल्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया गया। इसके बाद में उनका प्लान था कि ऐसे जगह से जगह वो ब्रायन विल्स को बुलाते जाएंगे, एक जगह पर वो पैसा पकड़ लेंगे और बाद में ब्रायन विल्स उस बॉम्ब से ऑटोमेटिक मर जाएगा। अब ये था इनका पूरा प्लान। इस प्लान में कौन सफल हुआ? कोई नहीं। किसका नुकसान हुआ? देखो इनका तो होना ही था क्योंकि इन्होंने तो गलत किया था, लेकिन ब्रायन विल्स की जिंदगी चली गई। एक आदमी को शरीफ होना इस दुनिया में महंगा पड़ गया। मैं बीच में ये बताना भूल गया कि जेम्स रॉडन क्यों मरा, जो मार्जरी आर्मस्ट्रॉन्ग का बॉयफ्रेंड था, जिसके चक्कर में विलियम रॉस्टिन और ये सारे पकड़े गए। दरअसल उसे प्लान का पता चल गया था और बाद में मार्जरी के हाथों कोई बच सकता है क्या, तो उसे भी मार दिया गया। इसके बाद इन तीनों को, मार्जरी आर्मस्ट्रॉन्ग, विलियम रॉस्टिन और साथ में केनेथ बार्न्स को सजा हुई, लेकिन तीनों ही अब मर चुके हैं जेल में।
नेचुरल डेथ हुई है, किसी की डायबिटीज से, किसी की किसी और चीज से। लेकिन जो गंदी मौत मिली वो ब्रायन विल्स को मिली, उसकी गलती कुछ भी नहीं थी। हाँ, हो सकता है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो इस मिशन पर इंक्लूडेड ही नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ तो उसके साथ धक्का ही है। तो खैर, आशा करते हैं कि आपको 1M शो की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने एक और वीडियो बनाई थी, एक तारा कैलिको केस, एक लड़की जो 35 साल से कहां पर है किसी को कुछ नहीं पता। राइट लेफ्ट साइड पर एक वीडियो है, उससे जरूर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए। मतलब वो वीडियो मुझे बहुत पसंद है, आपको भी आएगी। थैंक यू फॉर